हमें हमारी एंजी दिखाई जाती है जो कि रास्ता भटक गई थी। वो कहती है अब मुझे आगे कहाँ जाना चाहिए, ये रास्ता तो बिल्कुल गोल लग रहा है। लेकिन तभी उसे एडन नजर आता है। वो कहती है क्या सर एडन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो तो किसी ज्वेलर के पास गए थे ना, तो अचानक से एक मिल के पास कैसे आ गए? तो वो उसके पीछे जाती है। तो जब वो दरवाजा खोलती है तो एडन वहां जमीन पे लेटा हुआ था और वो उसको तो पैनिक अटैक आ रहे थे। वो कहती है क्या सर एडन? और तभी एडन भी उसको देखता है और तब वो एडन के पास आती है। वो कहती है सर एडन आप ठीक तो है ना, क्या आप बीमार हैं? वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो तभी उसने अपने चेहरे पे हाथ रखा हुआ था। वो कहती है क्या अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं? तो वो उसके पास जाने लगती है लेकिन एडन वो उसकी स्कर्ट पकड़ लेता है। वो कहता है प्लीज मत जाओ। वो कहती है क्या आप नहीं चाहते मैं आपके पास से हटूं, तो क्या मैं आपके पास रहूं? और तब अपना बैग खोलती है और वही कामिंग पोशन निकालने लगती है, लेकिन वो शीशी नीचे गिरती है और टूट जाती है। वो कहती है डैम इट, ये तो बिल्कुल खत्म हो गई ना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या आपके कपड़े को ज्यादा टाइट है? क्या आप चाहते हैं मैं आपके पेट को थपथपाऊं? वो कहता है तुम्हारा हाथ। वो कहती है क्या, तो क्या आप मेरा हाथ थामना चाहते हैं? तो वो उसको अपना हाथ दे देती है और उसका हाथ पकड़ता है और तब वो थोड़ा रिलैक्स हो रहा था। वो कहती है अगर आपको कोई और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दे, मैं आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन एडन वो उसको देखता है और तब वो बैठने लगता है। वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, बस मैं ठीक हूँ। वो कहती है नहीं आप तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, क्या आप थोड़ी देर लेट नहीं सकते? तो वो कहता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसको पसीने आ रहे थे। तो हमान कहती है आप थोड़ी देर लेट जाए ना, और अपना बैग उसको देती है और वो बैग पे सर रख के लेट चुका था। तो हमारी एंजी उसको सर पे हाथ रखती है। वो कहती है बस थोड़ी देर और, जब तक आप रिकवर नहीं रहते मैं यहीं पर हूँ। और उसके सर पे हाथ रखा हुआ था और हमारा एडन वो थोड़ा रिलैक्स हो गया था और उसकी आंख लग गई थी। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखा रहता है जब वो लोग वापस से अपने फार्म में आ रहे थे। तो एडन बग्गी चला रहा था। तो एडन कहता है मेरी कंडीशन की वजह से हम लोग टाउन में एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा हुआ कि आपके कपड़ों का साइज पता चल गया और हम लोग वो कपड़े ले लेंगे। वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। और तब वो सोचती है ओह नो, इसकी हेल्प करने के चक्कर में मैं तो यहाँ से भाग नहीं सकी। और हालांकि मैं जा सकती थी जब एडन वहां पे बेहोश पड़ा था और वो सो रहा था, लेकिन अगर मैं भाग जाती तो वो ऐसे ही बेचैन रहता। और तब वो किस जरा तकलीफ में लग रहा था ना, इसीलिए मैं उसके पास रुकी थी। और तब मुझे पता चला कि उसके व्हाइट बालों के दरमियान कुछ ब्लैक बाल भी हैं और मैंने तो उसे कभी इतने करीब से देखा ही नहीं था। और तब वो दोनों खामोश बैठे थे। तो हमारी सोचती है ये पहली बार है मैंने सर एडन को इतनी तकलीफ में देखा है, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? लेकिन क्या वो मेरी बात का जवाब देगा? क्या उसे क्रोनिक इलनेस तो नहीं है और इसीलिए तो फिश लिवर ऑयल पीता था? लेकिन वो तो जरा डिस्गस्टिंग था ना। तो तब एडन कहता है आप जरूर सोच रही होंगी ना कि अभी टाउन में क्या हुआ। वो कहती है हाँ। तो फिर वो कहती है नहीं नहीं अगर आप नहीं बताना चाहते तो ना बताएं, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही। तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ ये कोई प्लेजेंट टॉपिक नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर सकूं, लेकिन फिर भी ये बेहतर होगा कि आपको बताऊं। वो कहती है कि आप मुझे, लेकिन मुझे क्यों? तो वो कहता है वेल क्योंकि हम, लेकिन तो वो कहता है हम लोग इकट्ठे रहते हैं ना इसलिए। तो हमारी हीरोइन कहती है ठीक है आप मुझे बता सकते हैं। वो कहता है आपको पता है ना कि मुझे बैटलफील्ड में एक सोल्जर के तौर पर भेजा गया था और तब मुझे फिलिप ने भेजा था वहां पर, क्योंकि फिलिप इस बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस था कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो उसने मुझे कहा कि मैं वहां महल में आराम और आयश की जिंदगी गुजारा था, तो इसलिए मुझे उस कर्जे को वापस देना चाहिए और इसीलिए उसने मुझे बैटलफील्ड में भेज दिया। और जब फॉर्मर एम्पर गुजर गए तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी फिलिप के ऑर्डर को मानने के बजाय। और उसने मुझे कहा जब मैं बैटलफील्ड से वापस आऊंगा तो मैं आराम से आजादाना रह सकता हूँ और मैं वापस अपने फार्म में रह सकता हूँ। और तब मैंने कुछ महीने ट्रेनिंग की और फिर बैटलफील्ड में गया और हम एक ऐसी जगह पर थे जो कि हमारी कंट्री के साउथ में है और वहां पर बहुत सारा खजाना था जिसकी वजह से वहां पे बहुत सारे लोग अटैक करते रहते थे। और जिस जगह में था ना वो एक डायमंड की माइन थी और वहां पर बाकी कंट्रीज भी कब्जा करना चाहती थी क्योंकि वो डायमंड बहुत ज्यादा कीमती थे। और तब वहां पे मैंने बहुत ज्यादा खून खराबा देखा और वहां पर मेरे साथ कुछ अच्छे लोग भी थे जिनकी वजह से मैं वहां पर रह पाया और उनके साथ रहकर मैं थोड़ा खुश रहता था क्योंकि वो जगह अजाब से कम नहीं थी। लेकिन मैं निशाना बांधने में बहुत ज्यादा अच्छा था और इसी वजह से मैंने बहुत सारे लोग की जान बचाई और इसीलिए मैं वहां पर रह पाया। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे ये ट्रॉमा लग गया और किसी और कंट्री के सोल्जर्स ने हमें पकड़ लिया और तब मुझे भी कैद कर लिया गया और मेरे बाकी साथियों को भी। और नोबल्स ने हमसे जान छुड़वा ली, उन्होंने कहा वो हमें नहीं जानते और इस तरह हमें एक प्रिजन कैंप में भेज दिया गया, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ स्टोन की वॉल्स थी और वहां पे सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी और हमें खाने के लिए सिर्फ ब्रेड दिया जाता, वो भी सूखा, और हमसे रात दिन काम करवाया जाता। लेकिन उसके अलावा हमें टॉर्चर भी किया जाता था और मेरे साथियों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, लेकिन मुझे भी टॉर्चर किया गया। और जब उनको पता चला कि मैं एक प्रिंस हूँ तो उन्होंने मुझे इस्तेमाल करने का सोचा और तब उन्होंने मुझे टॉर्चर करना बंद कर दिया। लेकिन तब तक मेरी बॉडी पे बहुत सारे निशान थे और उन्होंने कहा ये जरूर किसी हाई स्टेटस का होगा, लेकिन इसे जंग में भेजा गया है तो जरूर ये बिल्कुल बेकार होगा, फिर भी हमें इसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए। तो हमारा हीरो सोचता है मैं तो बहुत जरा सुकून में आ गया था कि मुझे टॉर्चर नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा इसके बदले में हम इसके साथियों को टॉर्चर करेंगे इसके सामने और इस तरह ये खुद पे काबू नहीं रख सकेगा।
तो वो लोग उसके पास आते हैं, वो कहते हैं जी सर हम ऐसा ही करेंगे। तो एडन के सामने वो कहते हैं चूज करो हमें किसे टॉर्चर करना है। तो वो कहते हैं किया। तो तब उसके साथी वहां पर थे, वो कहता है टाइम वेस्ट करना बंद करो और चूज करो। तो एडन की तरफ देखता है और तभी वो उनपे कोड़े बरसाना शुरू कर चुके थे। तो एडन अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो वो कहता है प्लीज ये मत करो। तो वो कहता है नहीं बहुत ज्यादा देर हो गई है, हमें ये करना ही होगा। और दोबारा से उनपे कोड़े बरसा रहा था और एडन की आंखों के सामने उसके कुछ साथियों पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था। और वो सोचता है वो हमारे लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं था। और इस तरह बहुत ज्यादा डिप्रेशन और टॉर्चर सहने के बाद मेरे बाल ये ब्लैक से बिल्कुल व्हाइट हो गए। मुझे लगा ये डिप्रेशन की वजह से हुआ है। और हम लोग वहां से निकल भी आए, फिर भी वो एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में बस के रह गया और मैं अभी तक उससे रिकवर नहीं हो पाया। तो वो कहती है कि इसको ट्रीट करने का कोई रास्ता नहीं है। वो कहता है मैंने रिसर्च की थी लेकिन फिर भी अचानक से ये दौरा मुझ पे पड़ता है। वो कहती है अच्छा। तो वो कहता है हाँ मैं हॉस्पिटलाइज भी था लेकिन फिर भी ये इम्प्रूवमेंट हो गई थी और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लेकिन ये कुछ ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से मैं किसी पर अटैक करूंगा, बस इसकी वजह से मैं थोड़ा पैनिक करता हूँ और कुछ नहीं। और तब वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया था। तो वो सोचता है क्या इसको मैं बहुत ज्यादा बुरा लग रहा हूँ क्योंकि मुझे पैनिक अटैक आया था। तो हमारी उन कहती है सर एडन। तो वो कहता है जी। और वो सोचता है क्या ये चाहती है कि मुझसे दूर हो जाए क्योंकि हमारी मैरिज तो अरेंज थी ना, तो क्या इसको मेरी बीमारी का सुनकर बुरा लगेगा। तो हमारी उन कहती है आपने बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त सहा होगा है ना। तो वो कहता है क्या। वो कहती है मैं जानती हूँ कि बटरफील्ड में जाना आसान काम नहीं है और आप वहाँ इतने अरसे तक रहे और जब मैंने आपसे पूछा था तब भी आपने मुझे बताया था और अपने साथियों को खोना और उनके बारे में बताना ये कभी भी आसान नहीं रहा होगा। और तब वो सोचती है इन्होंने तो बहुत ज्यादा मुश्किल फेस की होगी ना। तो वो कहता है नहीं बहुत सारे लोग थे जो मुझसे भी ज्यादा मुश्किलों में घिरे हुए थे और मैं तो बस बहुत ज्यादा वीक था जिसकी वजह से मैंने अपने साथियों को सफर होने दिया। वो कहती है वीक बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल भी वीक नहीं थे और माइंड के वाउंड्स ज्यादा पेनफुल होते हैं बॉडी के वाउंड से और अभी तक आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, ये इस बात का सबूत है। और तब उसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहती है आप तो बहुत ज्यादा ब्रेव थे जिन्होंने इतनी मुश्किलें फेस की और अभी तक यहाँ पे डटे रहे। तो वो कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है लेकिन मुझे लगता है मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं अपने साथियों को बचा सकता था जो मुझ पर यकीन करते थे लेकिन मैं बचा नहीं सका। तो उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहती है आपने उनको बचाने की कोशिश की थी है ना। वो कहता है हाँ मैंने कोशिश की थी। और तब उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो कहता है मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी लेकिन फिर भी मैं उनको बचा नहीं पाया और तुम भी मुझसे नफरत करोगी ना क्योंकि मैं ये नहीं कर सका। तो वो कहती है नहीं अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप मुझे बुरा समझते। वो कहता है नहीं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कहता कि तुम्हारी गलती नहीं है। तो हमारी एंजी स्माइल करती है कहती है एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाहती हूँ ये आपकी गलती नहीं है क्योंकि ये गलती उनकी है जिन्होंने उस जंग को शुरू किया था। और वो सोचती है इस जंग को शुरू करने में मेरा फादर और मेरा एक्स फियांसे फिलिप वो लोग साथ थे और मैं उनको रोक सकती थी लेकिन मैंने उनको रोका नहीं क्योंकि मुझे इस बारे में कोई समझ नहीं थी और मुझे लगा था शायद ये सब कुछ बेकार है। और तब उसे कहती है मुझे लगा था कि हम लोग आराम से रह रहे हैं तो हर कोई इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को लेकिन ये आप जैसे लोग की सेक्रीफाइस की वजह से हुआ है कि हम कैपिटल में इतने आराम से रह सकते हैं। और तभी से याद आता है जब वो लोग वहाँ बैंक्वेट हॉल में बातें कर रहे थे ये सब कुछ सिपाहियों की वजह से हो रहा है लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो बस उनको पेंशन दे देंगे उसके अलावा क्या। तो उसका डैड भी इस बारे में बातें कर रहा था लेकिन हमारी हिरण को तो कुछ समझ नहीं आता। तो तब वो थोड़ी शर्मिंदा हो गई थी। वो कहती है मैं भी फिलिप गार्डनर अपने एक्स फियांसे के साथ एंगेज थी और मैं उसको रोक सकती थी, तो क्या आप मुझसे नफरत करते हैं। वो कहता है बिल्कुल नहीं। वो कहता है ऑफ कोर्स नहीं क्योंकि अभी आप एंजल फिट्जॉय हैं ना कि गार्डनर, आप मेरी वाइफ है उसकी फियांसे नहीं। तो तब वो ब्लश करी थी। वो कहता है आप मेरी वाइफ बन सकती हैं उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी और मुझे लगता है कि हमारी मैरिज सब जरा अच्छी है जो कि अभी तक मेरे साथ हुआ है। तो तब वो कहती है सच में। और तब तक उनका डिलन फार्म आ चुका था। और तब वो कहता है क्योंकि आज आप मेरे साथ हैं और मेरी कहानी सुन रही हैं और मेरे साथ हमदर्दी कर रही हैं, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इस ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए। और तब उसके थोड़ा करीब होता है। तो वो कहता है इसीलिए मैं भी आपको अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। और तब उसके गाल पे किस करता है। तो हमारी एंजी कहती है क्या। और तब वो तो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी और हमारा हीरो वो भी बहुत ज्यादा ब्लश करा था। और तब वो थोड़ा पीछे होता है। वो सोचता है ये पहली बार है जब मैं उनके करीब आया हूँ लेकिन पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। और वो तो ब्लश किए जा रहा था लेकिन जब वो एंजी को देखता है उसके कानों से तो धुआं भी निकल रहा था और वो तो पूरी की पूरी लाल हो गई थी। तो वो सोचता है मुझे लगता है थोड़ी एम्बैरेस हो गई है लेकिन शायद ये अच्छा मौका है, मुझे उनको वो रिंग देनी चाहिए। तो अपनी जेब में हाथ डालता है। वो कहता है अब ये परफेक्ट मौका है, मुझे उनको रिंग देनी चाहिए। तो तब वो सोचता है ठीक है मैं ये करूंगा। लेकिन तभी एंजी वो घोड़े की लगाम पकड़ती है। वो कहती है थैंक यू। वो कहता है क्या हुआ। वो कहती है मुझे भी यही कहना था, थैंक यू सो मच। और आप तो थके होंगे ना तो मैं घोड़े की लगाम पकड़ लेती हूँ, मैं चलाती हूँ घोड़ा। वो कहता है प्रिंसेस, लेकिन तभी उसने लगाम खींच दी थी
और घोड़े वो अचानक से चौकन्ना होते हैं और बहुत ज्यादा तेज से भाग लगते हैं। तो एडन कहता है मे भी आपको थोड़ा स्लो चला चाहिए। तो वो तो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी, वो कहती है नहीं नहीं स्पीड ठीक है, मुझे बस जल्दी से घर पहुंचना है। तो एडन कहता है अगर ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है आप नीचे गिर जाएंगी। तो तब वो घोड़े की लगाम वापस लेने लगता है। वो कहती है नहीं नहीं मैं ये कर लूंगी, आई होप ये ठीक होगा। और उसके कानों और सर से तो धुआं निकली जा रहा था। तो एडन कहता है ठीक है, लेकिन तभी वो और तेज से घोड़े को भगाती है। वो कहती है विंड डांसर जरा जल्दी चलो। और एडन तो उसको रोकता रह जाता है, प्रिंसेस जरा रुके सही। लेकिन हमारी एंजी तो कुछ जरा एम्बेरस हो गई थी और वो रुकती रही है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।